हेलो, मैं अमरेंद्र कुमार। स्वागत है आपको निर्माण अड्डा में। चलिए आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लूसेंट सिलेक्शन बैच का सेट नंबर 10। इसके पहले मैंने सेट नंबर 9 को डिस्कशन किया था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे। इसमें भी 100 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन जो है आने वाले जो एग्जाम है, बिहार पुलिस है, बिहार एसएससी है, दरोगा है, यानी जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में, इस सेट में मैंने डिस्कशन यानी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी डाले हैं। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा देखेंगे आप, एकदम लेवल का क्वेश्चन है और इसको आप अच्छा से कीजिए और जो सुझाव आपको देना है वो हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। साथ ही आप ये भी प्रयास कीजिएगा कि जो भी इसमें का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लिखते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेट नंबर 10 का। सेट नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है, सेट नंबर 10 का जो पहला क्वेश्चन है यह है कि शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो कह रहे कि अमात्य ये आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, सुमंत विदेश मंत्री था, वाक्यानविश गुप्तचर एवं संधि विग्रह ये गलत है, और पंडित राव न्याय विभाग का प्रधान ये गलत है। प्रश्न क्या कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी 1 का आंसर ए नंबर होगा। उसके बाद हम 2 नंबर में देखते हैं कि शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था को जारी करते हुए काठी का प्रयोग किया था, गलत है। अन्नाजी दत्तो द्वारा 1679 में व्यापक भूमि का सर्वेक्षण करवाया था, ये सही है। और आरंभ में राजस्व 33% था, जो बाद में बढ़कर 40% हो गया, यानी 3 नंबर सही है। यानी आंसर होगा 2 एवं 3, यानी 2 का आंसर जो होगा वो आपका बी होगा। 3 नंबर प्रश्न है कि चौथ और सरदेशमुखी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ ध्यान देंगे, अगर आपके सामने प्रश्न आता है कि मराठा कालीन राजस्व का मुख्य आधार क्या था, तो चौथ एवं सरदेशमुखी था, तो ये ध्यान देंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि चौथ राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, सही है। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अधिभार था, सही है ना। यह दोनों कर स्वराज के क्षेत्र की जनता से वसूले जाते थे, ये गलत है। यानी आपको 3 का जो आंसर होगा वो आपका सी होगा, है ना। उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं कि मराठा सैन्य प्रशासन में पागा, ये ध्यान देंगे, मराठा सैन्य प्रशासन में पागा सेना किसे कहा जाता था। तो याद रखेंगे, नियमित घुड़सवार सैनिक जिन्हें राज की ओर से घोड़े और शस्त्र मिलते थे, यानी 4 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 5 नंबर, पुरंदर की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। याद रखेंगे, पुरंदर की संधि शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में हुआ था 1665 में, है ना। यह संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में हुआ था, गलत है। इस संधि के समय विदेशी यात्री मनुची उपस्थित था, ये सही है। और इसके बाद शिवाजी ने आगरा की यात्रा की थी, ये भी सही है। यानी 5 का आंसर 2 एवं 3 होगा, यानी 5 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है, कुट 1 को कुट 2 से मिलाना है। ध्यान देंगे, इसमें ज्ञानदेव ये वारकरी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं। नामदेव ये अभंग के माध्यम से ब्रजभाषा में रचना की थी। एकनाथ ये भावार्थ रामायण की रचना की थी। और रामदास इन्होंने दासबोध और कर्म दर्शन की रचना की थी, यानी आंसर हो जाएगा आपका 6 का ए नंबर, है ना। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अफजल की जो हत्या हुई थी वह 1659 में हुई थी। संभाजी की जो मृत्यु हुई थी वह 1680 में हुई थी। उसके बाद सूरत की जो प्रथम लूट हुई थी वह 1664 में हुई थी। और शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 1674 में हुआ था। यानी आपको क्रम के अनुसार देखें तो आपको 3 होगा, सबसे पहले 2 3 2 3 1 4 होंगे, यानी आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए नंबर, है ना।
तो ये क्रम से देखेंगे, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ था, अफजल खां की हत्या 1659 में हुई थी, संभाजी की मृत्यु 1680 में हुई थी और शिवाजी का सूरत का प्रथम लूट 1664 में हुआ था। उसके बाद है 8 नंबर, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दो प्रमुख संप्रदाय वारकरी एवं धारकरी के मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखेंगे, वारकरी संप्रदाय के लोग भगवान कृष्ण के उपासक थे यानी विठोबा के, और धारकरी संप्रदाय के लोग भगवान राम के उपासक थे, यानी 8 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 9 नंबर, शिवाजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देंगे, असत्य के, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग क्वेश्चन जब पढ़ें तो क्वेश्चन के अंत में जरूर देखें कि सही की बात कर रहा है कि गलत की बात कर रहा है। असत्य है यानी कहने का मतलब है गलत कथन है। तो ध्यान देंगे, उन्होंने 1656 में रायगढ़ को अपना राजधानी बनाया, सही है। उन्हें राजा की उपाधि बीजापुर के शासक सुल्तान ने दी थी, ये गलत है, यानी 9 का आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, 9 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद है 10 नंबर, कथन शिवाजी ने दरबार में फारसी के स्थान पर मराठी भाषा को प्रोत्साहन दिया था, सही बात है। दूसरा है, शिवाजी एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज की स्थापना करना चाहते थे और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते थे, कथन ए होगा, यानी ए नंबर होगा, यानी ए और आर दोनों सही है और इसकी सही व्याख्या करता है। उसके बाद है, मराठा इतिहास में कवि कलश का संबंध किससे है? याद रखेंगे, कवि कलश का जो संबंध है वह संभाजी से है, शिवाजी के पुत्र से है, ये ध्यान देंगे, यानी 11 का सी नंबर आंसर होगा। 12 नंबर है, शिवाजी के तलवारों के संदर्भ में जगदम्बा तलवार, याद रखेंगे कौन सा? जगदम्बा तलवार वर्तमान में कहाँ रखा गया है? तो ये लंदन के संग्रहालय में रखा गया है, लंदन के संग्रहालय में रखा गया है, यानी 12 का बी नंबर आंसर होगा। 13 नंबर है कि संत नामदेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य उन्हें अन्य संतों से विशिष्ट बनाता है? तो याद रखेंगे, वे सगुण और निर्गुण संतों के बीच की कड़ी माने जाते हैं और उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किए गए हैं, यानी 13 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 14 नंबर, शिवाजी के राज्याभिषेक के समय निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान मुख्य पुरोहित था? ये गंगा भट्ट था, ध्यान देंगे, ये गंगा भट्ट था, यानी 14 का बी नंबर आंसर होगा। 15 नंबर है, यह वह क्षेत्र था जिसमें मराठा चौथ और सरदेश वसूल करते थे लेकिन प्रत्यक्ष शासन नहीं करते थे, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो मुल्क ए कदीम कहा जाता है ना, मुल्क ए कदीम, यानी 15 का बी नंबर आंसर होगा। 16 नंबर देखते हैं, संत तुकाराम के संदर्भ में अभंग क्या है? याद रखेंगे, यह भक्ति परक काव्य रचनाएं हैं, ये भक्ति परक काव्य रचनाएं हैं, यानी 16 का बी नंबर आंसर होगा। 17 है, औरंगजेब द्वारा शिवाजी को जयपुर भवन में कैद करने के बाद वे वहां से किस तारीख को निकल भागे थे? तो 16 अगस्त 1666 को ये निकल के वहां से चले गए थे, यानी 17 का बी नंबर होगा। 18 है, राजा राम ने मुगलों के दबाव के कारण अपनी राजधानी रायगढ़ से कहां बदल कर किया था? तो याद रखेंगे, इन्होंने राजधानी अपना रायगढ़ से बदल करके सत्तारा में किया था, रायगढ़ से बदलकर सत्तारा में किया था, यानी 18 का सी नंबर होगा। 19 नंबर है, निम्नलिखित में से किस संत ने अपनी पुस्तक आनंद भुवन में, ध्यान देंगे कौन सी पुस्तक? आनंद भुवन में जातिगत भेदभाव से मुक्ति और स्त्रियों की दशा में सुधार पर विचार किया था? ये थे समर्थ रामदास, याद रखेंगे, ये शिवाजी के ये गुरु थे, है ना, शिवाजी के ये गुरु थे, ये याद रखेंगे, है ना। उसके बाद यानी 19 का सी नंबर आंसर होगा। 20 नंबर है, शिवाजी द्वारा विजित तोरण का किला ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? वो इसलिए कि सबसे पहले इसी किले को विजित किया था, है ना, यानी 1644 में विजित उनका ये सर्वप्रथम पहाड़ी किला था, यानी 20 का सही होगा। 21 है, मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था में दहसाला पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1580 में राजा टोडरमल की सहायता से लागू किया गया था, सही है। यह पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और मूल्यों के औसत पर आधारित है, सही है। उसके बाद
यह व्यवस्था मुख्य रूप से खालसा भूमि पर लागू नहीं होती थी, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा 1 एवं 2, यानी आपका 21 का सी नंबर। उसके बाद है 22 नंबर, मुगल प्रशासन में अधिकारियों और उनके कार्यों का सही मिलान करें। अब ध्यान देंगे, आमिल ये ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध थे। दूसरा आपको सिकदार, ये आपको परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। उसके बाद आपका दीवान, दीवान आपको प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। और सूबेदार ये आपको प्रांतों में शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला होता था, यानी आंसर हो जाएगा आपको DBCA, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। उसके बाद 23 नंबर है कि करोड़ी नामक अधिकारी के संदर्भ में क्या सही है। याद रखेंगे, इसकी नियुक्ति 1573 में अकबर ने किया था और लक्ष्य था 1 करोड़ दाम वसूल करना, यानी 23 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 24 नंबर, मुगल कालीन सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग असुमेलित है, यानी गलत है। अब देखेंगे, संसब अकबर द्वारा चलाया गया सोने का सबसे बड़ा सिक्का था, सही है। इलाही ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का था, सही है। जलाली शाहजहां द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था, नहीं। ध्यान देंगे, जलाली आपको ये भी अकबर के द्वारा चलाया गया था, चांदी का सिक्का था। ध्यान देंगे, इसका चांदी का ये सिक्का था जलाली, है ना, ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। और दाम दैनिक लेन देन के लिए तांबे का सिक्का था, यानी आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर। उसके बाद है 25 नंबर, भूमि वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित को सर्वाधिक उपजाऊ से कम उपजाऊ के क्रम में सजाइए। तो याद रखेंगे, पोलज, परती, चाचर और बंजर, यानी 1 नंबर पोलज थे, 2 नंबर में परती था, 3 नंबर में चाचर था और 4 नंबर में आपको बंजर था, यानी आंसर हो जाएगा आपका 2 3 1 4, 2 3 1 4 होगा, है ना। 25 का ए नंबर। 26 है कि मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा एवं सी अस्पा की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की और सबसे पहले यह पद किसे दिया गया। तो सबसे पहले तो याद रखेंगे, मनसबदारी प्रथा, इसको सबसे पहले प्रारंभ किया था अकबर ने प्रारंभ किया था 1574 में, यानी इनके शासनकाल के 18वें वर्ष में। और इस मनसबदारी प्रथा में सी अस्पा और दू अस्पा जो जोड़ा था वह जहांगीर ने जोड़ा था और सबसे पहले पद दिया गया था महावत खां को, यानी 26 का बी नंबर आंसर होगा। 27 से मुगल काल में ददनी प्रथा, ध्यान देंगे, मुगल काल में ददनी प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था। तो ध्यान देंगे, कारीगरों को दिए जाने वाले अग्रिम भुगतान को ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है, यानी एडवांस पेमेंट कहा जाता है, यानी 27 का सी नंबर होगा। उसके बाद है 28 नंबर, मुगल कालीन किसान वर्गों के संदर्भ में पाही कास्त किसे कहा जाता है। याद रखेंगे, एक खुद कास्त होता है और एक पाही कास्त। तो खुद कास्त जो अपने गांव में रहकर अपने भूमि पर खेती करना, वो खुद कास्त कहलाता था। और पाही कास्त दूसरे गांव में जाकर दूसरे के जमीन पर खेती करना, वो पाही कास्त कहलाता था। यानी वे किसान जो दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे उन्हीं को पाही कास्त कहा जाता था। ये ध्यान देंगे, है ना। कृषकों के 2 प्रकार थे, एक खुद कास्त और एक पाही कास्त, है ना, यानी 28 का बी नंबर आंसर होगा। 29 से नस्क प्रणाली के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नस्क प्रथा कहा जाता है या नस्क प्रणाली कहा जाता है। ये इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसके लिए बटाई होती थी, इसी को आपको नस्क प्रणाली कहा जाता है। 29 का बी नंबर होगा। 30 नंबर है, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, सही है। मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई, ये भी है। तो दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, यानी 30 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 31 नंबर, अहदी सैनिकों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ध्यान देंगे, यह बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य थे, सही है। इनकी भर्ती मनसबदारों के द्वारा की जाती थी, गलत है। इनका वेतन साधारण घुड़सवार से काफी अधिक होते थे, ये सही है, यानी इसका आंसर होगा 1 एवं
3 यानी 31 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 32 नंबर, मुगल काल में नील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध बयाना सरखेज क्रमशः किन क्षेत्रों में स्थित थे? तो आगरा एवं गुजरात, आगरा एवं गुजरात में स्थित है, यानी 32 का सी नंबर आंसर, बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 33 नंबर, मदद एमास, याद रखेंगे वैसे भूमि जो बिना टैक्स के दी जाती थी, ये है ना। मदद एमास या सयुरगल भूमि के संबंध किससे है? तो याद रखेंगे अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, वैसा भूमि जिस पे टैक्स नहीं लिए जाते थे, यानी 33 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 34 नंबर, अकबर के शासनकाल में 5,000 जात की पदवी वाले मनसबदारों की संख्या 29 थी और औरंगजेब के समय में संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? तो याद रखेंगे 79, यानी 79 संख्या हो गई थी। अकबर के समय में 29 थी और औरंगजेब के समय में 79 थी, यानी 34 का सी नंबर होगा। 35 नंबर है, मुगल राजस्व प्रणाली में तख्तीस और तहसील शब्दावलियों का क्या अर्थ होता है? तो याद रखेंगे कर निर्धारण और कर वसूली, ये अर्थ होता है, यानी 35 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 36 नंबर, किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई और साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया? ये है जहांगीर, ध्यान देंगे जहांगीर ने कराया था, यानी 36 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क मुगल काल में दस्तक कहलाता था? तो याद रखेंगे दस्तक जो कहा जाता था वह व्यवसाय परमिट को कहा जाता था और इसी दस्तक को लेकर के मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में विवाद हुआ था, जिसका परिणाम हुआ आगे चल करके बक्सर का युद्ध, यानी आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर। उसके बाद है 38 नंबर, मनसबदारों की श्रेणियों के संदर्भ में अमीर ए आजम की उपाधि किस मनसब स्तर के लिए थी? तो याद रखेंगे 25,000 से ऊपर मनसब प्राप्त करने वाले को अमीर ए आजम की उपाधि प्रदान की जाती थी, यानी 38 का सी नंबर आंसर होगा। 39 है कि सोरा और अफीम उत्पादन के लिए मुगल काल में कौन सा क्षेत्र सबसे प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे सोरा का उत्पादन और अफीम के उत्पादन मुगल काल में जो सबसे प्रसिद्ध था वो आपका बिहार था, यानी 39 का सी नंबर आंसर होगा। 40 है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी के संदर्भ में दिए गए स्रोतों में मतभेद है, परंतु लुसेंट के अनुसार उसका जन्म कब माना गया है? तो याद रखेंगे 1627 में शिवनेर के दुर्ग में, यानी 40 का बी नंबर आंसर होगा। 41 से शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे मुही उल मिल्लत के नाम से जाना जाता है, गलत। 1765 की इलाहाबाद की संधि के तहत यह ईस्ट इंडिया कंपनी का पेंशनर बन गया, सही। 1806 में गुलाम कादिर खान ने इसकी हत्या कर दी, ये सही है, यानी 41 का 2 एवं 3 होगा, यानी 41 का बी नंबर आंसर होगा, है ना। इसके संदर्भ में याद रखेंगे शाह आलम के संदर्भ में मैं कुछ पॉइंट आपको बता दूं। शाह आलम इनका जो शासनकाल है वो आपको 1760 से लेकर के 1806 तक है। इन्होंने अपना जो राज्याभिषेक कराया वो पटना में कराया था। इनका जो वास्तविक नाम है वह अली गौहर है, इनका वास्तविक नाम अली गौहर है। और इनके संदर्भ में याद रखेंगे, है ना, इन्हीं के समय में अंग्रेजों ने 1803 में दिल्ली पर अधिकार किया और शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना के द्वारा अंग्रेजों से बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक ना। इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में होती है और इसी संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक किराए के बदले शाह आलम द्वितीय को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को देनी पड़ती है, तो याद रखना होगा। उसके बाद चलते हैं 42 नंबर में कि किस मुगल शासक के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह के नाम पर सिक्के जारी करना बंद कर दिया और खुद को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया? ये है अकबर द्वितीय, याद रखेंगे अकबर द्वितीय आपको शाह आलम द्वितीय के लड़के थे, शाह आलम द्वितीय के लड़के थे और इनका जो शासनकाल था वो 1806 से लेकर के 1837 था, है ना। अहमद शाह के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल था आपका 1848 से आपको
1854 का शासनकाल था। उसके शाह आलम द्वितीय के शासनकाल की बात करें तो इनका शासनकाल आपको 1760 से, इनका शासनकाल 1760 से लेकर के 1806 तक था। और बहादुर शाह द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1837 से लेकर के 1858 तक का शासनकाल था, है ना। तो ये सब देखेंगे, ये अंतिम मुगल बादशाह थे जो 1857 के क्रांति में विद्रोह का नेतृत्व किया था दिल्ली से, यानी क्रांतिकारियों ने इन्हें क्रांति का नेता चुना था। लेकिन दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया और 1862 में रंगून में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी वर्तमान में इनका जो मकबरा है वह रंगून में है और रंगून स्थित इनके मकबरे पर एक दुख भरा यानी मार्मिक वर्ड लिखे हैं कि एक ऐसा बदनसीब बादशाह जिसे दफन होने के लिए अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब न हुई, ये ध्यान रखना होगा। उसके बाद 43 नंबर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के क्रम और स्थापना वर्ष के संदर्भ में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह 1664 में हुई थी, है ना, 1664 में हुई थी, ध्यान देंगे। और यह भारत आने वाला एकमात्र कंपनी है जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी है, ये आप ध्यान देंगे। यानी आंसर होगा 43 का डी नंबर। उसके बाद है 44 नंबर, डचों द्वारा भारत में स्थापित व्यापारिक कोठियों के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन, तो ध्यान देंगे, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में सूरत में स्थापित की थी, गलत है। इन्होंने पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वह मसूलीपट्टनम में की थी, मसूलीपट्टनम में की थी, ये ध्यान देंगे। उसके बाद पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के का पैगोडा ढाले, ये गलत है ना। डचों का मुख्यालय अंत तक मसूलीपट्टनम ही बना रहा, ये गलत है। डचों ने अपने भारत में कभी भी औद्योगिक वेतनभोगी नहीं रखे, क्षमा चाहते हैं, ये आपका है ना, सही जो होगा आपका ये है। कह रहा है कि सत्य कथन का, मैं सब गलत छाट रहा था, तो ध्यान देंगे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की सूरत में, गलत है। और पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के ढाले थे, ये सही है ना, ये आपका सही है। यानी आपको 44 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 45 नंबर कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था आपका 1761 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, बेदारा का युद्ध 1759 में और कोलाचेल की लड़ाई आपको 1774 में। यानी 2, 3, 1, 4 होगा, यानी 45 का ए नंबर। अब ध्यान देंगे, पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था, है ना। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के संयुक्त सेना और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। हालांकि बक्सर के युद्ध का सेनापति हेक्टर मुनरो था। बेदारा का युद्ध 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के बीच में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो 45 का ए नंबर होगा। 46 नंबर है, मुगल दरबार में आने वाले अंग्रेज दूतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1609 में जहांगीर के दरबार में आया, सही है। सर टॉमस रो ने जहांगीर और खुर्रम के व्यापारिक छूट प्राप्त की थी, ये भी सही है। यानी आंसर होगा 1 एवं 2, यानी 46 का आंसर 1 एवं 2 होगा, है ना। अब टॉमस रो की बात करें कि टॉमस रो भारत में कब आए थे, तो याद रखेंगे 1615 से 1618 तक में आए थे, है ना, ध्यान देना होगा। उसके बाद है 47 नंबर, गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब और किस शर्त पर दिया गया था। तो 1632 में 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले इसे दिया गया था, यानी 47 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 48 नंबर कि बम्बई शहर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बम्बई शहर के जो स्थापना किया था वो गेराल्ड ओंगियार ने किया था, है ना, गेराल्ड ओंगियार ने इसकी स्थापना की थी, ये ध्यान देंगे। फ्रांसिस डे ने मद्रास की स्थापना की थी, मद्रास की स्थापना की थी। जॉब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी, है ना, कलकत्ता की स्थापना की थी। और चार्ल्स द्वितीय ब्रिटिश राजकुमार थे जो 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी
कैथरीन बेग्रांजा से इनका विवाह होता है। कैथरीन बेग्रांजा से इनका विवाह होता है और बदले में दहेज के रूप में बम्बई इनको पुर्तगालियों के द्वारा दी जाती है। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को प्रदान कर देते हैं 8 पाउंड वार्षिक किराए के बदले कंपनी को प्रदान करते हैं, है ना। तो ध्यान देना होगा, यानी आंसर होगा आपका 48 का सही नंबर। 49 नंबर है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के संदर्भ में ब्लू वाटर पॉलिसी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति से संबंधित प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है? तो याद रखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ये भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे और इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति को लागू किया था। अगर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की बात करें तो याद रखेंगे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के ये वास्तविक संस्थापक थे। पहला नंबर वास्तविक संस्थापक थे, इनके संदर्भ में ये पॉइंट याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, अपने समय में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और एक पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने होर्मुज बंदरगाह पर, ईरान में जो स्थित है वह होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार किया था। होर्मुज बंदरगाह पर अधिकार किया था। ये होर्मुज बंदरगाह इसलिए याद रखेंगे कि वर्तमान में चर्चा में है ना। नीनू डी कुन्हा याद रखेंगे, इन्होंने 1530 में गोवा को पुर्तगाली साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। वास्को डी गामा के संदर्भ में बात करें तो ये 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद कालीकट के तट पर उतरे थे, जिनका पथ प्रदर्शक बना था अब्दुल मलिक, गुजराती पथ प्रदर्शक था। और ये याद रखेंगे, ये भारत में 3 बार आए थे। पहला 1498 में आए, दूसरा 1502 में आए और तीसरा 1524 में आए। और 1524 में यहीं पे गोवा में इनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो समाधि है गोवा में, वास्को डी गामा जगह का नाम है, वहीं पे इनकी समाधि है। इसके बाद हम देखते हैं 50 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय में प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब दिल्ली में रहते थे? तो ये होंगे बहादुर शाह जफर। 1857 के क्रांति के प्रत्यक्षदर्शी भी कह सकते हैं। आ जाए क्वेश्चन कि 1857 के क्रांति का प्रत्यक्षदर्शी कौन सा शायर था? तो मिर्जा गालिब थे, है ना। शाह आलम द्वितीय, अभी मैंने बताया कि इन्हीं के समय में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार किया। इनका जो समय है 1760 से लेकर के 1806 है। और अकबर द्वितीय का मैंने बताया था कि 1806 से लेकर के 1837 है। और फर्रुखसियर का जो समय है वह 1713 से लेकर के 1719 तक है ना। ये ध्यान देंगे। उसके बाद 51 नंबर है कि अंग्रेजों की भारत में व्यापारिक कोठियों के संदर्भ में सही कालक्रम बताइए। सूरत में इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया, लेकिन खोला मछलीपट्टनम में, फिर सूरत में स्थायी की, उसके बाद मद्रास में, है ना। यानी आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही व्याख्या करता है, यानी डी होगा। 51 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 52 नंबर, कोलाचेल की लड़ाई जो 1741 में हुई थी, इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो ध्यान देंगे, त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को पराजित किया था, है ना। यानी आंसर हो जाएगा 52 का बी। आप इतना ही याद रखेंगे कि कोलाचेल की लड़ाई कब हुआ था? तो 1741 में किसके किसके बीच में? तो त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा और डचों के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी संधि या घटना के तहत 1765 में, किस संधि या घटना के तहत 1765 में शाह आलम द्वितीय को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रखा गया था? तो याद रखेंगे 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। और ये जो संधि हुई थी वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। और इसी संधि के तहत 26 लाख रुपए वार्षिक किराए के बदले शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल और बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्रदान करनी पड़ी थी। बक्सर का युद्ध हुआ था आपको 1764 में। पानीपत का 3 युद्ध हुए थे, याद रखेंगे पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। इन तीनों युद्धों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जानना जरूरी है। पहला जो युद्ध हुआ था,
पहला जो युद्ध हुआ था ये आपको 21 अप्रैल डेट सहित याद रखेंगे 1526। दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 और तीसरा जो युद्ध हुआ था वो 14 जनवरी 1761 को हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 जो पानीपत का युद्ध हुआ था वह बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में दिल्ली सत्ता मुगल वंश की नींव रखी। साथ ही इसी युद्ध में बाबर ने बारूद एवं तोपखाने का प्रयोग किया था और तुलगामा युद्ध पद्धति का भी प्रयोग किया था। दूसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ 5 नवंबर 1556 को, ये आपको बैरम खां एवं हेमू के बीच में हुआ था, है ना। और तीसरा 14 जनवरी 1761 को जो हुआ था वह अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच में हुआ था। अलीनगर की अगर संधि की बात करें तो अलीनगर की संधि जो हुआ था वह फरवरी 1757 को हुआ था, है ना। ये जो संधि हुई थी ये आपको सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में संधि हुई थी। और इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी, ध्यान देंगे। पहला संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को और दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि शाह आलम द्वितीय एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था और दूसरी संधि आपको अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। यानी इसका आंसर जो होगा आपका 53 का सी नंबर होगा। 54 नंबर है 1661 में बंबई हस्तांतरण पुर्तगालियों से अंग्रेजों को किस प्रकार हुआ था। तो याद रखेंगे, अभी मैंने कहानी बताया था कि राजकुमार कैथरीन बेग्रांजा का विवाह राजकुमारी कैथरीन बेग्रांजा का विवाह राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ था। और इसी युद्ध के दौरान पुर्तगालियों के दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को बंबई 1661 में प्रदान कर दिया गया और चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले कंपनी को प्रदान कर दिया। यानी 54 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद 55 नंबर, वास्को डिगामा के भारत आगमन में किस गुजराती पथ प्रदर्शक ने सहयोग किया था। तो अब्दुल मजीद ने किया था, ये ध्यान देंगे। 1498 में जब तक कालीकट के तट पर पहुंचा तो कालीकट के राजा जमोरी ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। अल बरूनी की बात करें तो ये महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी के साथ ये भारत आए थे और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है आपको तहकीक ए हिंद इनके पुस्तक का नाम है। इसी को कहा जाता है किताब उल हिंद। याद रखेंगे, इसे 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। इस पुस्तक को 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है ना। 11वीं सदी का दर्पण भी कहा जाता है। इसके अलावा याद रखेंगे, ये पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था, है ना। पहले मुसलमान थे जिन्होंने पुराण का अध्ययन किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन और एक आ जाए कि पहला मुसलमान जो हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था तो दारा सिको हो जाएंगे। इब्न बतूता के संदर्भ में बात करें तो 1333 में यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ये अफ्रीकी यात्री थे और मोरक्को के रहने वाले थे। याद रखेंगे, मोरक्को की जो राजधानी है वह रब्बात है। यहाँ ये याद रखेंगे, इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रेहला। पुस्तक का नाम है रेहला। जब भारत में आए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी बना दिया था और अंत में 1341 में ये अपना दूत बनाकर इनको चीन भेज दिया, है ना। तो याद रखेंगे 55 का ए नंबर आंसर होगा। उसका 56 नंबर, लाल किले में स्थित हीरा महल और हयात बख्श बाग का संबंध किससे है। तो बहादुर शाह जफर, है ना। यानी 56 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 57 नंबर, 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर किस शासक से प्राप्त किया था। तो चंद्रगिरी के राजा से प्राप्त किया था। और याद रखेंगे, फ्रांसिस डे ने ही आपको मद्रास की स्थापना की थी 1639 में। और यहीं पर एक किला है जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इस किले का नाम है, याद रखेंगे, पूछेगा कहाँ पे है तो मद्रास में स्थित है। यानी 57 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी असत्य है। तो ध्यान देंगे,
भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, सही है। 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, ये भी सही है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक उत्पन्नभोगी रखे, ये गलत है ना, यानी आपको 58 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का भारत में जो आगमन हुआ था वह हेक्टर नामक जहाज से, कैप्टन विलियम हॉकिंस ने हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था, है ना। उसके बाद है आपका 59 में वह पहला मुगल बादशाह शासक कौन था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना, तो याद रखेंगे अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला जो पहला मुगल बादशाह है वह शाह आलम द्वितीय है, यानी 59 का सी नंबर होगा। उसके बाद 60 नंबर कि 1600 ईस्वी के महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर एक्ट के अनुसार पूर्वी देशों में व्यापार करने का एक अधिकार किसे प्राप्त हुआ। अब ध्यान देंगे 1599 ईस्वी में लंदन में यानी इंग्लैंड में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारी दल ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और इस कंपनी को तत्कालीन ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ विलियम टेलर प्रथम ने इस कंपनी को 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था भूभाग नहीं व्यापार। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी 60 का बी नंबर आंसर होगा। 61 है मराठा प्रशासन में देशमुख और देश पांडे की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो याद रखेंगे ये जिला स्तर के अधिकारी होते थे, नहीं, इनका मुख्य कार्य मामलतदार पर नियंत्रण रखना था, ये गलत है। और ये सीधे सर सूबेदार के रिपोर्ट करते थे। ये क्वेश्चन क्या करे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। अब ध्यान देंगे सही की बात कर रहा है ना, तो सही में याद रखेंगे ये जिला स्तर के अधिकारी थे, सही बात है, जिला अधिकार के अधिकारी थे। इनका मुख्य कार्य मामलतदार पर नियंत्रण रखना था, ये भी सही है। और तीसरा ये सीधे सर सूबेदार को रिपोर्ट करते थे, ये गलत है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 1 एवं 2, यानी 61 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 62 नंबर कि मराठा काल में मिरासदार और उपरिस शब्दों का प्रयोग किसके लिए किए गए हैं। तो याद रखेंगे ये क्रमशः अस्थायी भूस्वामी होते थे और बटेदार होते थे। जिन्हें मिरासदार जो कहा जाता था ये आपको अस्थायी भूस्वामी को कहा जाते थे, और उपरिस जो कहे जाते थे वो आपको बटाईदार को कहे जाते थे, यानी 62 का ए नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 63 नंबर मराठा सैन्य स्थानीय अभियानों में पिंडारियों की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। ये ध्यान देंगे कौन सा सही नहीं है। इसमें है कि पिंडारी पेशे से लुटेरे थे जो सेना के साथ चलते थे, सही है। वे पाल पट्टी नमक कर वसूल करते थे, सही है। वे अपने लूट का 50% हिस्सा सरकार को देते थे, ये गलत है, यानी 63 का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद है 64 नंबर कि मिलाना है मुगल शासकों के उपाधि और पदवी मिलाना है। बहादुर शाह प्रथम, याद रखेंगे इन्हें साहेब खबर के नाम से जाना जाता था। जहांदार शाह इन्हें लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता था। फर्रुखसियर इन्हें घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, और मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह के नाम से, यानी 2 3 1 आंसर होगा। 2 3 1 4 2 3 4 1 आंसर होगा, 2 3 4 1, यानी 64 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 65 नंबर 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए गए मैग्ना कार्टा यानी शाही फरमान के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। तो याद रखेंगे अंग्रेजों ने भारी रिश्वत दी गई थी, गलत है। डॉक्टर हैमिल्टन द्वारा बादशाह के जानलेवा घाव को ठीक किया था, यानी आंसर हो जाएगा आपका 65 का बी नंबर। उसके बाद है 66 नंबर उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के कालक्रम को सजाइए। अब थोड़ा सा मैं उत्तर मुगल कालीन प्रमुख शासकों के केवल नाम को लिख दे रहा हूं, इससे आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। पहला है आपका बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह क्षमा चाहते हैं बहादुर शाह प्रथम। दूसरा है जहांदार शाह। तीसरा है फर्रुखसियर।
तीसरा है आपका फर्रुखसियर। चौथा नंबर है आपका रफी उद दर्जात, रफी उद दर्जात। पांचवा नंबर है रफी उद दौला, रफी उद दौला। 6 नंबर में है मोहम्मद शाह। 7 नंबर है अहमद शाह, अहमद शाह। 8 नंबर है आपको आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय। 9 नंबर है आपका शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। 10 नंबर है आपका अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। और 11 नंबर है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर कह सकते हैं या बहादुर शाह द्वितीय कह सकते हैं। तो ये आपको उत्तर मुगल कालीन प्रमुख शासक हैं। 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद उनके उत्तराधिकारियों के द्वारा जो शासन प्रारंभ किया गया उसी को उत्तर मुगल काल के इतिहास के जाना जाता है, जिसमें पहले बहादुर शाह प्रथम, ये आपको 1707 से 1712 तक शासन किया। जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, फर्रुखसियर 1713 से 1719, रफी दर्जात और रफी दौला दोनों 1719 तक शासन किया, जून में और नवंबर तक। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748, उसके बाद अहमद शाह 1748 से 1754, उसका आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। उसी में और एक आ जाते हैं शाह आलम प्रथम, है ना, जो मुही उल मिल्लत के नाम से उनको जाना जाता है। उसके बाद शाह आलम द्वितीय 1760 से 1806, उसका अकबर द्वितीय आपको 1806 से 1837, और बहादुर शाह जफर या द्वितीय 1837 से 1858। अब कह रहा है कि मुगल काल उत्तर मुगल कालीन शासकों के कालक्रम को सजाइए, तो याद रखेंगे कौन आता है इसमें, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी उद दर्जात और रफी उद दौला। यानी आंसर हो जाएगा 66 का ए, यानी यहाँ से जहांदार शाह से लेकर के यहाँ तक का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ध्यान देंगे, इसलिए जानना जरूरी है। उत्तर मुगल कालीन या दिल्ली सल्तनत के शासकों को या गुलाम वंश के शासकों को क्रम जानना जरूरी है। क्रम जानेंगे तो आपको आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे, है ना। तो आगे बढ़ते हैं 67 नंबर कि इजारा प्रथा की शुरुआत किस मुगल शासक के द्वारा किया गया था और किस उद्देश्य से, तो जहांदार शाह के द्वारा इसे शुरू किया गया था वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, यानी 67 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 68 नंबर, मराठा ग्राम प्रशासन के अधिकारियों के पदानुक्रम के अनुसार सजाना है ऊपर से नीचे। तो याद रखेंगे सबसे पहले पटेल होते थे, उसके बाद कुलकर्णी होते थे, उसका चौगुले होते थे, यानी 68 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद 69 नंबर, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासन काल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और तख्त ताउस उठा कर ले गया। तख्त ताउस को मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे नादिर शाह के आक्रमण का जो समय है वह 1739 है ना, 1739 में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, और इसके द्वारा लड़ा गया था एक युद्ध जिसका नाम है करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध, यह युद्ध लड़ा गया था नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच में, जिसमें नादिर शाह के द्वारा मोहम्मद शाह को पराजित किया गया, और पराजित करने के बाद तख्त ताउस को उठाकर ले जाया गया। इस तख्त ताउस या मयूर सिंहासन के इतिहास को समझ लेते हैं। तख्त ताउस या मयूर सिंहासन का जो निर्माण कराया था वह शाहजहां ने कराया था। इसका जो वास्तुकार है वह बेबादल खां है। प्रारंभ में इसे आगरा के लाल किले के दीवाने आम में रखा गया था, लेकिन जब शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी दिल्ली परिवर्तित की तो इसको भी अपने साथ लेकर गया, और शाहजहां के द्वारा दिल्ली में जो बनवाया गया लाल किला था उसी लाल किले के दीवाने आम में इसे रखा गया था। और शाहजहां के मरने के बाद औरंगजेब और भी उत्तर मुगल कालीन शासकों ने इस गद्दी पर बैठा, लेकिन 1739 में जब नादिर शाह आक्रमण किया तो इस तख्त ताउस को अपने साथ उठा कर ले गया, क्योंकि इसमें विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को भी जड़ा गया था। तो इसका इतिहास है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 69 का सी नंबर। 70 नंबर प्रश्न है, कथन है सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को भारतीय इतिहास में
शासक निर्माता कहा जाता है, सही है। उन्होंने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फर्रुखसियर को गद्दी से हटाकर उसकी हत्या करवाई थी, ये भी सही है। यानी आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं है, यानी आंसर हो जाएगा 70 का बी नंबर। उसके बाद 71 नंबर, मराठा प्रशासन में पोतदार का क्या कार्य था? तो याद रखेंगे, सिक्कों के भार और धातुओं की शुद्धता की जांच करने की इनको जिम्मेदारी थी, यानी 71 का सी नंबर होगा। उसके बाद बी नंबर होगा। 72 नंबर है, 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र हुए राज्यों और उनके संस्थापकों का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यानी गलत है। अवध सआदत खां, सही है। हैदराबाद चिनकिलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, सही है। कर्नाटक सादतुल्ला खां, सही है। रुहेलखंड मुर्शिद कुली खां, ये गलत है। मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी, स्वतंत्र बंगाल का इन्होंने स्थापना किया था, ये ध्यान देंगे। यानी आंसर जो होगा आपका डी होगा, यानी 72 का डी नंबर होगा। 73 नंबर है, मुगल हरम की किस महिला को अहमद शाह के शासनकाल में किबला ए आलम की उपाधि प्रदान की गई है? तो याद रखेंगे, इन्हें दिया गया था उद्धम बाई को, है ना। यानी 73 का बी नंबर आंसर होगा। 74 है, मराठा प्रशासन में कारकुन नामक अधिकारी की विशिष्ट जिम्मेदारी क्या थी? तो याद रखेंगे, यह विशेष घटनाओं को सूचना सीधे केंद्र को प्रदान करता था, इसका मुख्य काम था। यानी 74 का बी नंबर आंसर होगा। 75 है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो रफी उद्दरजात ने, यानी आंसर हो जाएगा 75 का बी नंबर, है ना। उसके बाद है 76, किस मुगल बादशाह के समय में 1757 में ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? याद रखेंगे, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, है ना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, है ना। यानी आंसर हो जाएगा आपको, क्षमा चाहते हैं, प्लासी का युद्ध आपको आलमगीर द्वितीय के समय में युद्ध लड़ा गया था, है ना। किस वो क्षमा चाहते हैं, मुगल बादशाह की बात करता है, मुगल बादशाह की बात करता है, ठीक है। आलमगीर द्वितीय के समय में लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। ये जो लड़ाई लड़ी गई थी वो आपको बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध के समय पूछे कि मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय था, क्योंकि आलमगीर द्वितीय का जो समय है वो आपको 1754 से लेकर के 1759 तक है, इसके क्रम में ये लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। उसके बाद 76 का भी होगा। 77 है, मराठा ग्राम व्यवस्था में 12 बलूते और 12 अलूते का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे, कर वसूलने वाले 12 अधिकारियों की एक श्रेणी थी, है ना। यानी आंसर हो जाएगा 77 का बी नंबर। 78 नंबर है कि अवध के संस्थापक सआदत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो मोहम्मद शाह ने ये उपाधि प्रदान की थी, है ना। यानी 78 का सी होगा। 79 है कि लाल कुमारी नामक वेश्या का हस्तक्षेप किस मुगल शासक के राजकाज में अत्यधिक था, जिसके कारण उसे आलोचना का सामना करना पड़ा था? जहांदार शाह। लाल कुमारी जो वेश्या का अधिक प्रभाव था वो जहांदार शाह के ऊपर था, और जहांदार शाह को याद रखेंगे लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है, लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है ना। उसके बाद 80 नंबर है कि मराठा प्रशासन के संदर्भ में महल के प्रशासन में हवलदार की सहायता कौन से अधिकारी करते थे? तो मजूमदार एवं फडणवीस ये दोनों करते थे, यानी 80 का सी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 81 नंबर, शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में किलों की सुरक्षा के लिए अधिकारियों के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था, सही है। सरनौबत किले की अर्थव्यवस्था और पत्र व्यवहार को देखता था, ये भी सही है। सबनीस किले की सेना का नेतृत्व करता था, ये आपका ये भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3, यानी 81 का डी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है आपका 82 नंबर, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा मुगल साम्राज्य के प्रति अपनाई गई नीति के संदर्भ में उन्होंने साहू को उत्साहित करते हुए पुराने वृक्ष के खोखले के तने पर प्रहार करने की जो बात कही थी, इसके जवाब में साहू ने क्या कहा था? तो याद रखिए, उन्होंने कहा था कि निस्संदेह आप योग पिता के योग पुत्र हैं,
आप इसे हिमालय के पार गाड़ सकेंगे, यानी 82 का बी नंबर आंसर होगा। 83 है, निम्नलिखित संधियों को उनके कालक्रम के अनुसार सजाइए। सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। पुरंदर की संधि आपको 1776 में हुई थी। संगोला की संधि आपको 1750 में हुआ था और वारणा की संधि 1731 में हुआ था। अब कालक्रम के अनुसार सजाने में देखा जाए तो सबसे पहले यह 4 3 4 2 3 1, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। अब यहाँ ध्यान देंगे पुरंदर की संधि, तो पुरंदर की संधि एक आपको हुई थी 1665 में, जिसमें शिवाजी एवं जय सिंह के बीच में हुआ था, और दूसरा पुरंदर की संधि 1776 में आपको मराठों एवं बंबई प्रेसिडेंसी के बीच में हुआ था, है ना। 83 का आपको ए नंबर होगा। 84 है आपका कि संगोला की संधि 1750 ईस्वी का मराठा राजनीति पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या डाला, तो याद रखेंगे मराठा संगठन का वार्षिक नेता और प्रधान कौन बन गया, पेशवा बन गया, यानी 84 का बी नंबर आंसर होगा। 85 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप देखेंगे सूरत की संधि 1775, वसीन की संधि 1802, देवगांव की संधि 1803 और पूना की संधि 1817, यानी 1 2, इसका 1 2 3 4, यानी आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे सूरत की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ, वसीन की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हुआ, देवगांव की संधि के तहत द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, यानी प्रयास किया गया, और पूना की संधि आपको 1817 में ये हुआ था। हालांकि इस तरह से ध्यान देंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आपको सूरत की संधि के से प्रारंभ होता है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आपको वसीन के संधि से प्रारंभ होता है, और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध नागपुर की संधि से प्रारंभ होता है, ये ध्यान देना होगा। 86 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुई देवगांव की संधि के तहत रघुजी भोसले ने अंग्रेजों को कौन सा क्षेत्र प्रदान किया था, तो बालासोर सहित कटक का प्रांत तथा वर्धा नदी के पश्चिम का राज्य प्रदान किया था, यानी 86 का बी नंबर आंसर होगा। 87 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, जिससे मुगल बादशाह मराठों का पेंशन भोगी बन गया था, माधव नारायण प्रथम। शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में याद रखेंगे इन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली में न करा करके पटना में कराया था, तो प्रश्न ये भी आता है कि कौन ऐसा मुगल बादशाह है जिन्होंने अपना राज्याभिषेक दिल्ली से बाहर कराया था, तो शाह आलम द्वितीय, और मराठा पेशवा माधव नारायण प्रथम ने इन्हें दिल्ली के गद्दी पर बैठाया था, तो 87 का आपका सी होगा। उसके बाद है 89 नंबर, मराठों का मैकियावेली किसे कहा जाता है और यह उपनाम किस अंग्रेज इतिहासकार ने दिया था। मराठों का मैकियावेली कहा जाता है नाना फडणवीस का, और ये उपाधि दिया था किसने, जेम्स ग्रांट डफ के द्वारा, यानी 89 का बी नंबर होगा। उसके बाद है आपका 90 नंबर, पेशवा बाजीराव प्रथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा था, सही है, 1737 में ये आक्रमण किया था। दूसरा 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क को पराजित किया था, ये भी सही है, और इसकी मृत्यु 1740 में हुई, ये भी सही है, यानी इसका आंसर होगा 90 का 1 2 एवं 3, यानी 90 का डी नंबर आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 91 नंबर, अभिकथन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई, सही है, इस हार के सदमे को न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हुई, ये भी सही है, दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, यानी 91 का बी नंबर आंसर होगा। 92 है कि सुरजी अर्जन गांव की संधि किसके किसके बीच ये संबंध हुआ था, तो याद रखेंगे दौलत राव सिंधिया एवं अंग्रेज के बीच में ये संधि हुई थी, है ना, ये ध्यान देंगे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1802 से लेकर के 1805 में हुआ था, और इस युद्ध के तहत याद रखेंगे 5 संधियां हुई थी। इस युद्ध के तहत टोटल 5 संधियां हुई थी। पहला नंबर जो संधि हुआ वसीन की संधि हुई थी 1802 में। दूसरा आपको देवगांव की संधि हुई थी, देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1800
3 को। तीसरा नंबर आपको सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी, सुरजी अर्जन गांव की संधि हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। और चौथा नंबर जो संधि हुई थी वो राजपुर घाट की संधि हुई थी, राजपुर घाट की संधि हुई थी 1805 में। क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा मैं गलत बता दिया आप लोग को। टोटल जो संधियां हुई थी वो आपको 4 हुई थी, जो टोटल संधियां हुई थी आपको 4 हुई थी, है ध्यान देंगे। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत 4 संधियां हुई थी, वसीन की संधि, देवगांव की संधि, सुरजी अर्जन गांव की संधि और राजपूत घाट की संधि। इसी तरह से तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध के तहत भी 4 संधियां हुई थी, नागपुर की संधि, पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि। इसी तरह से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के तहत भी 4 संधियां हुई थी, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, उसके बाद बड़गांव की संधि और लास्ट में सालबाई की संधि। और सालबाई की संधि के तहत पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद 53 नंबर है, 93 नंबर कि मराठा प्रशासन में हुजूर दफ्तर क्या था? तो याद रखेंगे पूना में स्थित पेशवा का ये सचिवालय था। इन 93 का बे नंबर होगा। उसके बाद सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव प्रथम ये स्वीकार किया था 1802 में। किस संधि के तहत? वसीन के संधि के तहत, वसीन के संधि के तहत। अब थोड़ा सा समझेंगे सहायक संधि। सहायक संधि को सबसे पहले जो लागू किया था वह फ्रेंच गवर्नर डुप्ले ने और उसके बाद अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड ब्लेजली ने। लेकिन अगर इस तरह से प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे पहले एक सहायक संधि को किसने लागू किया था, तो आपको फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने लागू किया था। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई, तो लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा लागू की गई। अब लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा जो सहायक संधि लागू की गई और कौन कौन सा राज्यों ने इस सहायक संधि को स्वीकार किया, इसका एक ट्रिक है। उस ट्रिक के आधार पर आसानी से हम सहायक संधि के क्रम को याद कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक में HMTAPBS। अब याद रखेंगे सहायक संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम है HMTAPBS। अब देखेंगे H से आपका हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम या हैदराबाद, M से मैसूर, T से तंजौर, A से अवध, P से आपको पेशवा, B से भोसले और S से सिंधिया। तो ये सहायक स्वीकार करने वाले आपको राज्य हैं, ये ध्यान देना होगा। तो ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6 जनवरी 1818 को मंदसौर के संधि के परिणाम स्वरूप होलकर ने कौन से क्षेत्र अंग्रेजों को प्रदान किया था? तो याद रखेंगे नर्मदा के दक्षिण के सभी जिले को प्रदान किया था, नर्मदा के दक्षिण के सभी जिलों को प्रदान किया था। ये भी यहाँ पॉइंट याद रखेंगे। 6 जनवरी 1818 को जो मंदसौर की संधि हुई थी, इसी संधि के तहत लॉर्ड हेस्टिंग ने संपूर्ण मराठा को जीत करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और इस समय के जो अंतिम पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनका एक दत्तक पुत्र थे नाना साहब, जिनका वास्तविक नाम था धोधू पंत। लॉर्ड हेस्टिंग ने ये पहले ही क्लियर कर चुका था कि किसी भी दत्तक पुत्र को या उसको कह सकते हैं कि किसी को उत्तराधिकारी ऐसे जिसको अपना पुत्र न हो, वैध लड़का न हो, उसका उत्तराधिकारी बनाया जाता है तो उसको मानेंगे नहीं। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिसको इनका वैध उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और मंदसौर के संधि के तहत उन्हें संपूर्ण मराठा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, जिसका परिणाम हुआ कि नाना साहब को कानपुर के बिठूर में जाकर शरण लेनी पड़ी थी, है ना। तो 95 का बी होगा। 96 है 12 भाई सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखेंगे पेशवा माधवराव नारायण द्वितीय के अल्पायु के कारण राज्य के देखरेख करने के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, यानी 96 का बी नंबर आंसर होगा। उसके बाद है 97 नंबर, किस पेशवा की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव ने किया था? तो नारायण राव की हत्या इन्होंने किया था, यानी 97 का बी नंबर आंसर होगा। 98 है कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के जीवन के अंतिम दिनों के संदर्भ में क्या सही है?
उनकी मृत्यु नेपाल में निवासी जीते हुए, गलत है। 1818 में कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद उन्होंने सर जॉन मेलकम के सामने आत्मसमर्पण किया, ये सही है, यानी 98 का बी नंबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद 99 नंबर देखते हैं कि ताराबाई और साहू के मध्य 1707 में उत्तराधिकार के लिए जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को क्या कहा जाता था, तो खेड़ा का युद्ध कहा जाता है ना, खेड़ा का युद्ध, यानी 99 का सी नंबर होगा। उसके बाद है आपका 100 नंबर, अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने नाना फडणवीस के बारे में टिप्पणी की थी कि जबकि पुराने वृक्ष के खोखले तने वाला कथन बाजीराव प्रथम का था, तो बताइए कि मराठा पताका कृष्ण नदी से अटक तक फहराने का संकल्प किस पेशवा ने लिया था, तो याद रखेंगे बाजीराव प्रथम है, बाजीराव प्रथम, यानी 100 का बी नंबर होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने लूसेंट क्लास 10 का मैंने पूरा 100 क्वेश्चन को डिस्कशन किया। इसी तरह से टोटल 92 क्वेश्चन है, इन टोटल 92 सेट है, एक एक क्वेश्चन को मैं डिस्कशन कराऊंगा। और ये आपका जो सेट है निसंदेह आपके आने वाले एग्जामों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आधे घंटा या 40 मिनट का जितना टाइम का ये सेट होता है, इस सेट को आप आसानी से देख करके एक शॉर्ट कमेंट नोट्स बना लीजिए और नोट्स के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि इसमें ध्यान दीजिएगा, इस सेट को मैंने बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार एसएससी, इन सभी एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए, इसलिए इस सेट में आपको अधिकांश क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट बेस मिलता है, क्योंकि आने वाले एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल रहे हैं और उन पैटर्न के आधार पर ही इस सेट को मैंने बताया है। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास को लेकर आएंगे, तब तक बेस्ट ऑफ लक।